डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। सूरज की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी कि किसी तरह आरव की जान बच जाए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। काव्या लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, जबकि सूरज बिना पलक झपकाए उस लाल बत्ती को देख रहा था जो अभी तक बुझी नहीं थी। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही सूरज समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, हमें अफसोस है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हम आरव को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आरव मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सूरज बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे दर्द उसकी आंखों से निकलकर सीधे दिल में जम गया हो। वह धीरे धीरे आरव के शव के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथ से आरव का चेहरा छुआ और बेहद धीमी आवाज में बोला, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे सपनों की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ही नहीं बचा पाया। उसी समय अस्पताल के दूसरे कॉरिडोर से एक नर्स भागते हुए आई। अरविंद जी की हालत अचानक बिगड़ गई है। सूरज तुरंत आईसीयू की तरफ दौड़ा। डॉक्टर बाहर आए और बोले, ज्यादा सदमा लगने की वजह से इन्हें हार्ट अटैक आया है, फिलहाल ये कोमा में है। यह सुनते ही सूरज की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। एक ही रात में उसने अपने भाई को खो दिया था और उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगले दिन पूरे गांव में सिर्फ आरव की मौत की चर्चा थी। हर कोई यही कह रहा था कि ये कोई साधारण हादसा नहीं हो सकता। आरव की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हर आंख नम थी, लेकिन सूरज की आंखों में आंसुओं की जगह एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद वह चुपचाप घर लौट आया। घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने खुशियों की आवाज हमेशा के लिए छीन ली हो। दीवार पर टंगी आरव की तस्वीर को देखकर काव्या खुद को संभाल नहीं पाई। वह सीधे सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई। भैया, एक बात पूछूं? सूरज ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। काव्या की आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। अगर उस दिन आप आरव के साथ होते तो क्या आज वो जिंदा होता? ये सुनते ही सूरज का सिर झुक गया। लेकिन काव्या यही नहीं रुकी। वह बोली, आप कहते थे कि कानून सबसे बड़ा होता है, फिर कानून ने हमारे परिवार को क्यों नहीं बचाया? आप इतने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन आपके अपने ही घर पर हमला हो गया। उसकी आवाज अब कांप रही थी। सच कहूं भैया, जब आप पहले वाले सूरज थे तब कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज हर अपराधी को पता है कि आप सिर्फ कानून के नियमों में बंधे हुए हैं। ये शब्द किसी गोली से कम नहीं थे। सूरज के दिल में हर एक बात तीर की तरह चुभ रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ईमानदारी से सिस्टम बदलने का सपना इतना आसान नहीं था। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। कमरे में चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। टेबल पर आरव का मोबाइल रखा था। सूरज ने धीरे से फोन उठाया। फोन अनलॉक करते ही उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर पड़ी। वह तस्वीरें उसी विवादित जमीन की थीं, जहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनने वाला था। लेकिन तस्वीरों में सिर्फ जमीन नहीं थी, एक काली एसयूवी दिखाई दे रही थी, कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे थे और एक धुंधली परछाई जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। सूरज ने तस्वीर को बार बार जूम किया। उसका माथा सिकुड़ गया। आरव, आखिर तुमने क्या पता लगा लिया था? उसी समय उसे आरव की आखिरी बात याद आई। भैया, उन्हें रोक लो। अब सूरज को यकीन हो चुका था, यह सड़क हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश का संबंध उसी जमीन से था जिसके लिए पिछले कई महीनों से लड़ाई चल रही थी। सूरज ने तुरंत अपनी फाइलें निकाली, जमीन के सारे दस्तावेज सामने रखे। हर कागज एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहा था, मंत्री जी। सूरज की मुट्ठियां अपने आप भीज गईं। वह कुर्सी से उठा और आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि कानून के रास्ते पर चलकर इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर कानून को ही खरीद लिया जाए तो फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? उसने आरव की तस्वीर अपने हाथ में उठाई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग थी। वह तस्वीर को देखते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं, जिसने भी तुम्हारी जान ली है, मैं उसे कानून से भी सजा दिलाऊंगा। और अगर कानून उसके सामने कमजोर पड़ा तो मैं खुद उसके सामने खड़ा होऊंगा। इतना कहकर सूरज तेजी से कमरे से बाहर निकला। उसकी गाड़ी सीधे शहर की तरफ दौड़ पड़ी। उसका अगला पड़ाव था मंत्री का ऑफिस। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसका सामना सिर्फ एक भ्रष्ट नेता से नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम से होने वाला है। अगली सुबह सूरज बिना किसी को बताए सीधे मंत्री के सरकारी बंगले की ओर निकल पड़ा। पूरी रात उसने एक पल भी आंख नहीं झपकाई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आरव की मौत सचमुच एक साजिश थी तो उसके पीछे कौन था? गाड़ी तेज रफ्तार से मंत्री के बंगले के बाहर आकर रुकी।
बाहर दर्जनों सुरक्षाकर्मी तैनात थे। हर आने जाने वाले की सख्त जांच हो रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सूरज को देखा, सभी एक तरफ हट गए। नमस्ते सर। सूरज ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसके कदम सीधे मंत्री के केबिन की ओर बढ़ रहे थे। दरवाजा खुला। अंदर मंत्री जी आराम से सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न किसी मासूम की मौत का अफसोस। सूरज को देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ सूरज, बैठो। लेकिन सूरज खड़ा ही रहा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बैठने का समय निकल चुका है मंत्री जी, अब जवाब देने का समय है। मंत्री जी हल्का सा मुस्कुराए। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, पहले शांत हो जाओ। अहिंसाया। सूरज ने टेबल पर दोनों हाथ रख दिए। आपने मुझसे वादा किया था कि बिल्डर उस जमीन से पीछे हट जाएगा। आपने कहा था कि वहां गरीब बच्चों का स्कूल बनेगा, लेकिन आज भी वहां निर्माण चल रहा है और मेरा भाई उसी लड़ाई में मारा गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मंत्री जी कुर्सी पर पीछे टिक गए। देखो सूरज, राजनीति में हर फैसला भावनाओं से नहीं लिया जाता। अगर एक जमीन पर समस्या है तो दूसरी जमीन दे देंगे, स्कूल कहीं और बनवा देना। ये सुनते ही सूरज का खून खौल उठा। आपको लगता है बात सिर्फ जमीन की है? वह जमीन मेरे पिता का सपना थी। आरव उसी सपने को बचाने की कोशिश कर रहा था और आज वह इस दुनिया में नहीं है। मंत्री जी ने गहरी सांस ली। मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन हर मौत के पीछे राजनीति मत ढूंढो। सूरज कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर टेबल के नीचे रखे एक बड़े काले बैग पर गई। बैग थोड़ा खुला हुआ था। अंदर नोटों की गड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। सूरज की आंखें उसी बैग पर टिक गईं। मंत्री जी ने तुरंत पैर आगे बढ़ाकर बैग को ढकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज सब समझ चुका था। उसने मंत्री की आंखों में देखते हुए कहा, तो यही है उस जमीन की असली कीमत। मंत्री जी का चेहरा पहली बार थोड़ा बदल गया। तुम गलत समझ रहे हो। सूरज हल्का सा हंसा। गलत? एक तरफ गरीब बच्चों का भविष्य, दूसरी तरफ पैसों से भरा बैग। अब समझ आया कि स्कूल क्यों नहीं बन रहा। कमरे का माहौल अचानक तनाव से भर गया। मंत्री जी की आवाज अब थोड़ी सख्त हो चुकी थी। सूरज, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। सूरज ने बिना डरे जवाब दिया। और हर नेता वैसा नहीं होता जैसा चुनाव के समय दिखाई देता है। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सूरज ने धीमी लेकिन बेहद तीखी आवाज में कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। आप गरीबों के सपनों का सौदा करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं और पीछे से रिश्वत के बैग गिनते हैं। मंत्री जी अब पूरी तरह नाराज हो चुके थे। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अपनी जुबान संभाल कर बात करो सूरज। लेकिन सूरज बिल्कुल नहीं डरा। सच बोलने वालों की जुबान नहीं कांपती मंत्री जी। कांपते तो वो हैं जो सच छिपाने के लिए पैसे लेते हैं। इतना सुनते ही कमरे में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने आज तक मंत्री जी से इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। मंत्री जी कुर्सी से उठे। वह सूरज के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। तुम अभी नए नए आईएएस बने हो, सिस्टम को समझने में समय लगेगा। सूरज मुस्कुराया। नहीं मंत्री जी, आज पहली बार मैंने सिस्टम को बहुत करीब से समझ लिया है। यहाँ फाइलें नहीं चलती, यहाँ नोटों से फैसले होते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सूरज मुड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वह एक बार फिर रुका। बिना पीछे देखे उसने कहा, आज तक मैं सोचता था कि आरव की मौत सिर्फ अपराधियों ने करवाई होगी, लेकिन अब समझ आया, अपराधी सिर्फ बंदूक चलाने वाला नहीं होता। कभी कभी कुर्सी पर बैठा आदमी भी हत्यारा होता है। ये कहकर वह बाहर निकल गया। मंत्री जी कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फोन उठते ही दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। हाँ बोलिए, मंत्री जी ने धीमी आवाज में कहा। सूरज को शक हो चुका है। कुछ सेकंड तक सामने वाला व्यक्ति चुप रहा। फिर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, शक को सच बनने से पहले खत्म कर दो। फोन कट गया। मंत्री जी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर सूरज अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन वह घर नहीं जा रहा था। उसके दिमाग में लगातार वही बैग घूम रहा था। उसे अब यकीन हो चुका था कि आरव की मौत एक साधारण घटना नहीं थी। यह करोड़ों की जमीन का खेल था, और इस खेल में नेता, बिल्डर और कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आए थे। सूरज ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। उसने जेब से आरव का मोबाइल निकाला। एक एक फोटो दोबारा देखने लगा। अचानक एक तस्वीर पर उसकी नजर रुक गई। तस्वीर के कोने में एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक खास तरह की अंगूठी चमक रही थी। सूरज ने तस्वीर को कई बार जूम किया, फिर धीरे से खुद से बोला, तुम चाहे जितना भी छिप जाओ, अब मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह परछाई उसी इंसान की थी जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे खेल की चालें चल रहा था, और जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े नेता भी डर जाते थे। गुलाब सिंह। मंत्री के ऑफिस से निकलने के बाद सूरज सीधे अपने घर नहीं गया। उसने गाड़ी शहर से बाहर उसी सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दी जहां कुछ दिन पहले आरव पर हमला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद उस जगह पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी।
पुलिस अपनी शुरुआती जांच करके जा चुकी थी। बारिश की वजह से सड़क पर पड़े ज्यादातर निशान मिट चुके थे, लेकिन सूरज को यकीन था कि सच अभी भी यहीं कहीं छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे सड़क के किनारे चलता हुआ उस जगह पहुंचा जहां आरव खून से लथपथ मिला था। सूरज कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने वह रात फिर से घूमने लगी। आरव की टूटी हुई सांसें, उसका कांपता हुआ हाथ और आखिरी शब्द, भैया उन्हें रोक लो। सूरज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं वादा करता हूं आरव, अब कोई नहीं बचेगा। उसी समय उसकी नजर सड़क से थोड़ा दूर झाड़ियों के बीच किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह तेजी से वहां पहुंचा। घास हटाई तो एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। मोबाइल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। सूरज ने तुरंत कार्ड निकालकर अपनी जेब में रख लिया। उसे महसूस हो गया था कि यह किसी बड़े राज की पहली कड़ी हो सकती है। घर पहुंचते ही उसने अपने लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर कई फोटो और वीडियो दिखाई देने लगे। ज्यादातर वीडियो उसी विवादित जमीन के थे। बिल्डर की मशीनें, रात के समय आने वाली गाड़ियां, कुछ अज्ञात लोग और कई ऐसे चेहरे जो जानबूझकर कैमरे से बच रहे थे। सूरज हर वीडियो को ध्यान से देखने लगा। अचानक एक वीडियो पर उसकी उंगली रुक गई। वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का था। रात का समय था। एक काली एसयूवी वहां आकर रुकती है। उसमें से 2 आदमी उतरते हैं। उनके पीछे एक तीसरा आदमी भी नीचे आता है। कैमरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। काम आज ही खत्म होना चाहिए, इतना बोलकर वह गाड़ी में वापस बैठ गया। सूरज ने वह आवाज कई बार सुनी। उसे यकीन था कि उसने यह आवाज पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने आरव का सबसे करीबी दोस्त रवि खड़ा था। उसका चेहरा डरा हुआ था। भैया, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दोनों कमरे में बैठ गए। रवि बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। सूरज ने पूछा, क्या बात है? रवि ने कांपती आवाज में कहा, आरव की मौत हादसा नहीं थी। सूरज की आंखें उसकी तरफ टिक गईं। जो जानते हो सब सच सच बताओ। रवि ने गहरी सांस ली। आरव पिछले कई दिनों से उस जमीन की जांच कर रहा था। उसे कुछ ऐसे कागज मिले थे जिनमें करोड़ों रुपए की अवैध डील का जिक्र था। उसने मुझे कहा था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो आपको सब बता दूं। सूरज तुरंत कुर्सी से खड़ा हो गया। वे कागज कहाँ हैं? रवि ने सिर झुका लिया। आरव उन्हें छिपाकर रखता था, लेकिन मुझे सिर्फ एक नाम याद है। सूरज ने जल्दी से पूछा, कौन सा नाम? रवि ने डरते हुए कहा, गुलाब सिंह। ये नाम सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया। सूरज पहली बार इस नाम को सुन रहा था। कौन है यह? अंतरीय माना है ना? वियोग, रवि ने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि पूरे इलाके में कोई भी बड़ा गैरकानूनी काम उसकी इजाजत के बिना नहीं होता। नेता, बिल्डर, पुलिस, सब उससे डरते हैं। और जिसने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। सूरज कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। अब कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि आरव ने सिर्फ जमीन माफिया को नहीं छेड़ा था। उसने उस इंसान को चुनौती दे दी थी जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल चला रहा था। उसी समय शहर के एक आलीशान बंगले में एक विशाल कमरे के अंदर कई स्क्रीन लगी हुई थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की लाइव फुटेज चल रही थी। उनमें से एक स्क्रीन पर सूरज दिखाई दे रहा था। कुर्सी पर बैठा एक आदमी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। सामने खड़ा उसका आदमी बोला, सर, सूरज को आपके नाम का पता चल गया है। कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। इतनी जल्दी? लगता है लड़का उम्मीद से ज्यादा तेज है। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी उंगली में पहनी हुई बड़ी चांदी की अंगूठी घुमाई। वही अंगूठी जो सूरज ने तस्वीर में देखी थी। क्या उसे खत्म कर दे? सामने वाले ने पूछा। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर जवाब आया, नहीं, अभी नहीं। जिस आदमी ने सब कुछ खो दिया हो, उसे मारना आसान होता है, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वह खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करे। कमरे में बैठे सभी लोग मुस्कुरा दिए। वह आदमी धीरे धीरे कुर्सी से उठा। अब पहली बार उसका चेहरा रोशनी में आया। वही था, गुलाब सिंह। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडापन था। वह स्क्रीन पर सूरज को देखते हुए बोला, आईएएस बनने के बाद भी अगर किसी के अंदर पुराना गुस्सा जिंदा हो तो उसे कानून नहीं, हालात अपराधी बना देते हैं। अब खेल शुरू होगा सूरज, और इस खेल में तुम्हें हर चाल मेरी शर्तों पर चलनी होगी। उधर सूरज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने आरव की तस्वीर रखी थी। उसने धीरे से तस्वीर उठाई और कहा, आज तक मैं सोचता था कि मैं एक हत्यारे को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब समझ आया है, मैं एक ऐसे साम्राज्य से टकराने जा रहा हूं जिसकी जड़ें पूरे सिस्टम में फैली हुई हैं। उसने मेज पर रखी सारी फाइलें बंद की। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अगर इस लड़ाई में मुझे पूरी व्यवस्था के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन सूरज ये नहीं जानता था कि उसी पल गुलाब सिंह ने उसके खिलाफ पहली चाल चल दी थी।
और अगला हमला सीधे उसके परिवार पर होने वाला था। रात के करीब 11 बजे थे। पूरा घर खामोश था। काव्या अपने कमरे में बैठी आरव की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। अरविंद जी अब भी अस्पताल के आईसीयू में कोमा से लड़ रहे थे और सूरज अपने कमरे में बैठा एक एक सबूत जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। सूरज ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो आरव की मौत की जांच यहीं खत्म कर दो। सूरज की आंखें सिकुड़ गईं। कौन बोल रहा है? सामने वाला हल्का सा हंसा। नाम जानने की कोशिश मत करो, वरना अगली अर्थी तुम्हारे घर से ही निकलेगी। कॉल कट गई। कुछ सेकंड तक सूरज मोबाइल को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मतलब, मैं सही रास्ते पर हूँ। उधर शहर से बाहर एक सुनसान गोदाम में गुलाब सिंह अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके सामने मंत्री जी भी मौजूद थे। मंत्री बेचैन होकर बोले, सूरज रुकने वाला नहीं है। अगर उसने सबूत ढूंढ लिए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। गुलाब सिंह आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया। घबराइए मत, हर ईमानदार आदमी की एक कमजोरी होती है। मंत्री ने पूछा, और सूरज की? गुलाब सिंह बिना देर किए बोला, उसका परिवार। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुलाब सिंह ने मेज पर रखा नक्शा फैलाया। आज रात पहला संदेश जाएगा। मारना नहीं है, बस इतना डर पैदा करना है कि सूरज खुद पीछे हट जाए। इसी बीच अस्पताल में 2 नकाबपोश आदमी चुपचाप पीछे के गेट से अंदर घुस गए। उनका निशाना था आईसीयू, जहां अरविंद जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। एक आदमी धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसे ढूंढ रहे हो? वह घबराकर पलटा। सामने सूरज खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। अगले ही पल नकाबपोश ने चाकू निकाल लिया, लेकिन सूरज पहले ही तैयार था। उसने हमलावर का हाथ मोड़कर जोरदार लात मारी। चाकू दूर जाकर गिर पड़ा। दूसरा आदमी भी दौड़ता हुआ अंदर आया। दोनों ने मिलकर सूरज पर हमला कर दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। सूरज कई महीनों से शांत था। आईएएस बनने के बाद उसने हिंसा से दूरी बना ली थी, लेकिन आज उसके सामने उसके पिता की जान का सवाल था। पहले हमलावर ने मुक्का चलाया। सूरज झुका, उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। दूसरा आदमी पीछे से हमला करने आया। सूरज ने बिना पीछे देखे कोहनी मारी। हमलावर दर्द से कराह उठा। कुछ ही सेकंड में दोनों जमीन पर पड़े थे। तभी अस्पताल की सिक्योरिटी और पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन दोनों हमलावर किसी तरह उठे और भाग निकले। भागते भागते उनमें से एक की जेब से एक छोटा सा लॉकेट गिर गया। सूरज ने उसे उठाया। उस लॉकेट पर एक उभरा हुआ निशान बना था, एक गुलाब का फूल। सूरज समझ गया, यह हमला किसी सामान्य अपराधी का नहीं था, यह सीधा संदेश था। अगली सुबह सूरज उस लॉकेट को लेकर अपने पुराने दोस्त और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विक्रम के पास पहुंचा। विक्रम ने लॉकेट देखते ही माथा सिकोड़ लिया। यह तुम्हें कहाँ मिला? कल रात अस्पताल में। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह वही है जो मैं सोच रहा हूं तो मामला बहुत बड़ा है। सूरज ने पूछा, मतलब? विक्रम कुर्सी से उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस शहर में एक गुप्त गैंग काम करता है। उस गैंग के हर आदमी के पास ऐसा ही निशान होता है, लेकिन पुलिस आज तक उनके सरगना तक नहीं पहुंच पाई। सूरज ने सीधे पूछा, सरगना का नाम? विक्रम ने धीमे आवाज में कहा, गुलाब सिंह। सूरज की मुट्ठियां फिर भींच गईं। अब दूसरी बार वही नाम उसके सामने आया था। इसका मतलब साफ था, आरव की मौत, अस्पताल पर हमला, जमीन का घोटाला, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उधर गुलाब सिंह अपने फार्म हाउस में बैठा सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। एक आदमी बोला, सर, हमारे दोनों आदमी असफल हो गए। गुलाब सिंह मुस्कुराया, मुझे पता था। सूरज अभी भी पहले वाला सूरज है। मंत्री ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? गुलाब सिंह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जो इंसान अपने परिवार के लिए लड़ता है उसे हराना मुश्किल होता है, लेकिन जो इंसान बदले में अंधा हो जाए उसे हराना सबसे आसान होता है। उसने धीरे धीरे कहा, अब हम उसे गुस्से में फैसले लेने पर मजबूर करेंगे। उसी शाम सूरज अकेला उस विवादित जमीन पर पहुंचा। चारों तरफ मशीनें चल रही थी। मजदूर काम में लगे थे, जैसे यहां कभी किसी का खून बहा ही न हो। सूरज ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। उसकी आंखों के सामने आरव का मुस्कुराता चेहरा घूम गया। तुम्हारा सपना यही था और मैं इसे किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। इतने में पीछे से एक आवाज आई, साहब, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। सूरज पलटा। एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। वह धीरे से बोला, जिसने भी इस जमीन का सच जानने की कोशिश की वह कभी सुरक्षित नहीं रहा। सूरज ने पूछा, क्या तुम कुछ जानते हो? बूढ़े ने चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो पुराने गोदाम में जाना, वहीं से यह पूरा खेल शुरू हुआ था। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चला गया। सूरज कुछ पल वहीं खड़ा रहा। अब उसके पास एक नई जगह थी और शायद एक नया सबूत भी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस गोदाम की तरफ वह बढ़ने वाला है
वहां उसके लिए सिर्फ सच नहीं बल्कि मौत का जाल भी बिछाया जा चुका था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पुराना गोदाम सालों से बंद पड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और चारों तरफ फैली खामोशी इस बात का सबूत थी कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया था। लेकिन आज सूरज उसी गोदाम के सामने खड़ा था। उस बूढ़े चौकीदार की कही हुई बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अगर सच जानना है तो पुराने गोदाम में जाना। सूरज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इलाका पूरी तरह सुनसान था। उसने धीरे से गेट को धक्का दिया। गेट चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। टूटी हुई मशीनें और बिखरे हुए लकड़ी के बक्से बता रहे थे कि ये जगह कभी किसी बड़े कारोबार का हिस्सा रही होगी। सूरज टॉर्च जलाकर धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह बिना आवाज किए उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दो आदमी धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बॉस ने साफ कहा है, सुबह होने से पहले सारी फाइलें यहाँ से हट जानी चाहिए। दूसरे आदमी ने पूछा, अगर कोई यहाँ पहुंच गया तो? पहला आदमी हंस पड़ा, जो यहाँ तक पहुंचेगा वह वापस नहीं जाएगा। सूरज दरवाजे के पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। इतने में एक आदमी की नजर दरवाजे पर पड़ गई। कौन है वहां? दोनों हथियार निकालकर बाहर दौड़े, लेकिन तब तक सूरज दूसरी तरफ छिप चुका था। गोदाम के अंदर बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो चुका था। दोनों बदमाश हर कमरे की तलाशी लेने लगे। एक आदमी बोला, यही कहीं है, बाहर निकल। सूरज सांस रोककर लोहे के बड़े कंटेनर के पीछे खड़ा रहा। जैसे ही पहला बदमाश उसके करीब पहुंचा, सूरज बिजली की तेजी से बाहर निकला। एक जोरदार मुक्का और बदमाश सीधे जमीन पर जा गिरा। दूसरे ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली। रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन सूरज नहीं रुका। उसने पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। पाइप सीधे बदमाश के हाथ पर लगा। पिस्तौल नीचे गिर गई। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों बदमाश बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। सूरज ने तुरंत पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे लोहे की छोटी सी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी बंद थी। उसने आसपास देखा। पास ही हथौड़ा पड़ा था। 2-3 जोरदार वार के बाद ताला टूट गया। तिजोरी खुलते ही सूरज की आंखें फैल गईं। अंदर दर्जनों फाइलें रखी थीं। कुछ पेन ड्राइव, कई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट और करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े दस्तावेज। उसने तेजी से फाइलें पलटनी शुरू की। हर पन्ने पर बड़े बड़े नेताओं, बिल्डरों